गैस इन लिक्विड, क्या हुआ? नहीं ठीक तो चल रहा, दूसरा है, बदल लिए। हाँ ब्लू नहीं चलाना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम देखना चाह रहे हैं कि गैस का जो सॉल्युबिलिटी होगा लिक्विड में कैसा होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देखेंगे लिक्विड में। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि जैसे कोक में भरा रहता है ना गैस, कार्बोनेटेड गैस। चलिए देखिए, तो पिछले दिन जिक्र पता नहीं किए थे कि नहीं किए थे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड है, ये हमारे पास एक लिक्विड है और इसके ऊपर में हमने एक गैस को फिल करके रखा है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक गैस को, भाई साहब इसके ऊपर हम लोग एक गैस को फिल कर रहे हैं, राइट। ये गैस भरा हुआ है, गैस का लिक्विड में मिलना, ये गैस लिक्विड में मिलेगा और हो सकता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, यही दो कंडीशन हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो अगर गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, व्हेनेवर ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। और व्हेनेवर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस दैट इज नोन एज एवोपरेशन, ठीक है, या हाँ कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, तो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो गैस का लिक्विड में, फोन रखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस है वो लिक्विड में, इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड्स करेगा। तो पिछले दिन भी जिक्र किया था कि कभी भी सॉल्युबिलिटी जो है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला क्या होता है? नेचर ऑफ सोल्यूट पर, कि सोल्यूट का कैसा नेचर है, राइट। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, कि सॉल्वेंट का कैसा नेचर है। तीसरा जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर पर। और चौथा जो है वो क्या है? प्रेशर पर। तो जब सॉलिड वाला केस किए थे तो टेम्परेचर पे बात किए थे कि टेम्परेचर पर 2 तरीके का प्रोसेस हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। लेकिन वही प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आया था सॉलिड वाले में। लेकिन अब इसमें हम समझेंगे पोलर नॉन पोलर, मतलब सॉलिड वाला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। लिक्विड वाले पे चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नेचर ऑफ गैस पर। वो गैस जो इजिली लिक्विफाइड हो जाएगा वो मोर सॉलेबल होता है, जो गैस को हम इजिली लिक्विफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे कि कौन सा गैस इजिली लिक्विफाइड कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसे पता चलेगा कि कौन सा गैस इजिली लिक्विफाइड होगा, वो अभी समझेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, ठीक है। तो ये चारों बातों को पहले जिक्र करके आज खत्म करेंगे। लास्ट वाले पे लॉज वगैरह पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट यही है कि इसको हम खत्म कर दें, फिर उसको पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो बताना है, ठीक है। चलिए, नेचर ऑफ गैस, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट गैस ही है, तो लिखेंगे गैस विच इज इजिली लिक्विफाइड, जो इजिली लिक्विफाइड हो जाए, वो गैस जो कि इजिली लिक्विफाइड हो जाए। द गैस विच इज इजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल इन, आर मोर सॉल्युबल इन, वो ज्यादा सॉल्युबल होगा कब? इन कॉमन सॉल्वेंट्स। कॉमन सॉल्वेंट्स में वो इजिली लिक्विफाइड हो जाएगा, मोर कॉमन सॉल्वेंट में वो इजिली लिक्विफाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, जो इजिली लिक्विफाइड गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मोर सॉल्युबल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन किससे? हीलियम एंड हाइड्रोजन से। सॉरी हीलियम, हाँ हीलियम लिखो और नियोन लिख लो ना, इनर्ट गैस, या हीलियम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के मुकाबले जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इजिली लिक्विफाइड हो जाता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इजिली लिक्विफाइड हो रहा है? तो देखिए समझिएगा, एक टर्म है जिसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से। फैन फास्ट करो थोड़ा। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है टीसी। क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब होगा टीसी। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर यानी टीसी जिसका ज्यादा होगा, इसी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। जिसका टीसी ज्यादा होगा वो इजिली लिक्विफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसका टीसी ज्यादा होगा वो इजिली लिक्विफाइड हो जाएगा। अब किसका टीसी ज्यादा होता है? तो टीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीसी इक्वल टू होता है 8A/27 RB। उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम जितना बताएंगे उतना ही जानना चाहिए। ए जो है वो क्या है? टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। यहां पर ए क्या है? ए का मतलब होता है वंडर वॉल कांस्टेंट। ए का मतलब होता है VANDER, वंडर वॉल कांस्टेंट।
समझिए, जिसका वंडरवाल कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। यानी 3 गैसेस दिया हुआ है, बताना है कि इनमें से तीनों का कौन इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। तो गैस के द गैस विच हैज़ हाईएस्ट वंडरवाल कांस्टेंट आर दैट आर इजीली लिक्विफाइड। हाउ मच, कैसे, देखिए समझिएगा। एक गैस है, मान लीजिए ए है, एक बी है और एक सी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैसेस। एक का क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ और है, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ और है, एक का क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ और है। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका वंडरवाल कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी टीसी जो है, जिसका वंडरवाल कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली अगर 3 गैसेस दिया है तो ये चेक करिए किसका वंडरवाल कांस्टेंट ज़्यादा है। जिसका वंडरवाल ज़्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा वो इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। लिक्विफाइड मतलब आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत? यानी हम समझ गए कि नेचर ऑफ गैस पर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे वंडरवाल कांस्टेंट को, हम चेक करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर को, और जो ज़्यादा, जिसका ज़्यादा होगा वो इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा, और वो मोर सोलेबल भी होता है। इजीली लिक्विफाइड होगा तो मोर सोलेबल भी होता है। क्लियर है? चलिए छापिए छापिए। A gas which can form ions, which can form ions, वो गैस जो क्या फॉर्म करता होगा, आयन। जैसे HCl फॉर्म करेगा ना आयंस, अभी लिखाएंगे HCl फॉर्म करता है ना आयंस, तो वो गैस जो कि फॉर्म करेगा आयंस इन वाटर, कहाँ पर, इन वाटर, जिसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, अगर वो आयंस का फॉर्मेशन कर देता है तो वो मोर सॉल्युबल होगा। लिसन, कुछ पूछे आप, देखिए अमोनिया है, जैसे मान लेते हैं अमोनिया गैस है, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, तो ये पानी में डिसॉल्व करने के बाद बनाएगा NH4OH, सही बात है। और ये एक आयंस है जो एक्वस स्टेट में आ गया है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ब्रेक हो जाएगा, और अगर ब्रेक हो जाएगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस। तो वो गैस जिसको पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो आयंस का फॉर्मेशन करता है, वो हर एक गैस जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है। यानी ये बात इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो हर एक गैस को किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे ना, तो वो आयंस का फॉर्मेशन अगर करता है, जरूरी तो नहीं कि हर बार सॉल्वेंट जो होगा वो पानी ही होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम जब गैस को डिसॉल्व करेंगे किसी भी लिक्विड के अंदर में, और अगर वो लिक्विड उस गैस को ब्रेक कर देता होगा, तो इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। समझे? क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। HCl को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, तो HCl है और पानी में जैसे इसको डिसॉल्व करेंगे, HCl एक गैस था, पानी में डिसॉल्व किए तो ये बन जाएगा क्या लिखेगा, मतलब हम कहने का मतलब ये HCl एक्वस हो जाएगा, एक्वस HCl हो जाएगा। और ये जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, तो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस क्या बनाएगा, Cl माइनस। तो जब भी कोई आयंस का फॉर्मेशन करेगा, व्हेनेवर एन गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स आयंस, दैट मीन्स द गैस इज सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। ओके, क्लियर है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, H प्लस CO3 2 माइनस। समझ गए क्या? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? डिसॉल्व कर दे तो क्या बनाएगा, SO3 गैस को पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, और H2SO4 जो होता है वो ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, 2 का H प्लस बनाता है, और क्या बनाता है, SO4 2 माइनस बनाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी ज़्यादा सॉल्युबल है। समझ गया? छापिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में सॉलिड में कुछ बताए थे कि एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का हीट निकल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, घट जाएगा। यस, एक्सोथर्मिक, हाँ बढ़ाने, सॉरी बढ़ाने में बढ़ जाएगा ना, एंडोथर्मिक, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे घट रहा था, सही तो बोल रहे थे, एक्सोथर्मिक। यस, चलिए देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर तो सिर्फ गैस की बात होगा ना, और गैस को जब भी पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। whenever we dissolve any gas in liquid there is एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझिए, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा H ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, नेगेटिव।
बताए थे उस दिन, ग्राफ में भी बताए थे जब हम आर्डिनियस का ग्राफ बना रहे थे, तो है ना, ठीक है, नेगेटिव होगा। इसका मतलब यह है कि डिसोसिएशन प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक है। देखो कितनी बार चीजें रिपीट हो रहा है, एक बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा देंगे एकदम पूरा, तो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हो जाएगा। डिसोसिएशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके। तो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या है कि पिछले दिन बताए थे कि जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और हम अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, पहले से एक्सोथर्मिक था, टेम्परेचर और बढ़ा दिए तो और हीट निकलेगा, और अगर और हीट निकलेगा तो उसमें कोई भी चीज को डिसॉल्व करना मुश्किल काम होगा, यानी सॉल्युबिलिटी जो होगा वो घट जाएगा। और अगर टेम्परेचर को घटा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। छापिए, लिसन, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, देखिएगा पहले सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ओके, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है और इसके ऊपर गैस है। मेरा प्रेशर P1 लगाए थे और धीरे धीरे पिस्टन को नीचे की तरफ पुश कर दिया है, तो होगा क्या कि जितना भी गैस था वो सब के सब लिक्विड के अंदर जाके मिल गया है। यही होता है कोल्ड ड्रिंक में, ढक्कन को बंद कर देते हैं, जितना गैस डालते हैं सब लिक्विड के अंदर मिल जाता है, इसको हिला के फिर उसको खोलो तो देखो क्या होता है, सारा गैस एक बैग बाहर निकलता है, पूरा फेंका जाता है बाहर तक। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर प्रेशर जो हो गया वो क्या हो गया, P2 हो गया। समझिएगा, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी S1 होगा गैस का, और यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा, S2 होगा, किसका, गैस का। हम प्रेशर को बढ़ाए जा रहे, गैस उसमें डिसॉल्व होता जा रहा है। व्हेनेवर वी इंक्रीज द प्रेशर, दैट मीन्स प्रेशर को बढ़ाएंगे। प्रेशर P1 था तो सॉल्युबिलिटी क्या था, S1, प्रेशर P2 था तो सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, S2, यानी प्रेशर को इंक्रीज करे हैं। यानी यहाँ पर हम एक बात सपोज करके चल रहे कि प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन प्रेशर P1 जो दिख रहा है, इसका मतलब S2 इज ग्रेटर देन S1, सही बात है। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, गैस जो इसके अंदर अब ज्यादा घुलने लगा ना, कम जगह पर ही सारा गैस घुल गया, यहाँ जगह ज्यादा था, यहाँ पर जितना जगह कम किए तो देखिए सारा गैस उसके अंदर सॉल्युबल हो गया है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर गैस के अंदर मान लो N1 मोल्स गैस का था लिक्विड के अंदर, पहले से भी होगा, यहाँ पर N2 मोल हो गया है गैस का, कुछ गैस जो ऊपर था वो अंदर चला गया, यानी हम कह सकते हैं कि N2 जो होगा वो N1 से ज्यादा होगा। समझ गए, अगर मोल ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा, यानी M2 इज ग्रेटर देन M1, ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ नहीं। हेनरीज लॉ यही कहता है कि व्हेनेवर वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ कंटेनर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, बट कंडीशन क्या है कि इस समय कोई भी टेम्परेचर में बदलाव नहीं होना चाहिए। समझ गए, यानी कहता है हेनरीज लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। Whenever increase the pressure, solubility of a gas increases. Whenever decrease the pressure, solubility of a gas decreases. कोई दिक्कत? Now listen. See here. एक और मोस्ट कॉमनली एग्जांपल जो है वो ये है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, लिक्विड। समझ गए, तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH इंटू एस, और यहां से जब हम हटाएंगे तो यहां से आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये KH क्या है, अगर लॉ हेनरी है तो हेनरी कांस्टेंट होगा, दिस इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। समझ गए क्या, चलिए छापिए, देखिए ना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas, directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid.
समझिए, यानी लिक्विड के सर्फ, देखो कभी भी अगर गैस को डिसॉल्व करना है तो सरफेस का जो लिक्विड है ना, इस पर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर लगाएंगे ना तो ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगा। ढक्कन बंद करके क्या करते हैं, जो गैस डाले ना उसके अंदर में, वो लिक्विड पे ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, इसलिए अंदर डिसॉल्व हो जाता है, समझे। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, समझ रहे हैं। यहाँ से सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू निकल कर आ जाएगा KH इंटू P, समझे, समझे, कोई दिक्कत, छापिए, ऑफ द गैस, ऑफ द गैस, इसका गैस का, इन वेपर फेज, इन कौन सा फेज, वेपर फेज, समझ रहे दीपांशु, वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, टू दी मोल फ्रैक्शन, इज प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, किसका प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि प्रेशर ऑफ ए गैस इनसाइड प्रेस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में किसी भी गैस का प्रेशर कितना होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। चलिए यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, KH इंटू मोल फ्रैक्शन, जिसको डिसॉल्व कर रहे हो उसका मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा कि प्रेशर कितना होगा, समझ गए। जो गैस को हम डिसॉल्व करना चाहते हैं उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, समझ गए, कोई दिक्कत। अगर कार्बोनेटेड गैस डालेंगे तो अलग प्रेशर होगा, कोई और गैस डालेंगे तो अलग प्रेशर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। एट द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम होता है, एट द सेम टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर सेम रखते हैं तो डिफरेंट गैस का जो होगा, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू, डिफरेंट KH वैल्यू। अगर टेम्परेचर को सेम रखते हैं तो अलग अलग गैस का KH वैल्यू जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। दूसरा बात, ये पहला नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा बात यह है कि जो KH का वैल्यू है वो गैस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का गैस है, अलग अलग गैस का अलग अलग होगा। देखो जैसे मान लो कि 3 गैसेस हैं, एक गैस ये है, दूसरा गैस ये है, तीसरा गैस ये है, तीनों का अलग अलग टेम्परेचर है, तो फिर KH को डिफाइन करना मुश्किल होगा। तीनों का अगर सेम टेम्परेचर कर देते हैं तो जो KH होगा वो सबका सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को सेम कर दें तो अलग अलग गैस का अलग अलग KH वैल्यू होगा, समझे। चलिए अगला, नेक्स्ट, KH डिपेंड्स, KH किस पर डिपेंड करेगा, KH का जो वैल्यू वो डिपेंड्स करता है ऑन द टाइप ऑफ द गैस, टाइप ऑफ गैस, गैस का कैसा टाइप है, किस किस टाइप का गैस है, अलग अलग गैस का अलग अलग होगा। अच्छा अब देखिएगा, समझिएगा, अगर KH वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका भी गैस का KH वैल्यू ज़्यादा होगा, देखो यहाँ से बहुत बेसिक सवाल पूछेगा और नहीं बन पाएगा। हर जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल से पूछे, 30 क्वेश्चन आएगा तो 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर KH का वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, KH का वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, और KH का वैल्यू कम होता तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता, समझे। यानी वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ KH, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी, लिख लोगे ना। चलिए छापिए, ईयर में पढ़ाएगा, चिंता मत करो, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाएगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर 3 टाइप के गैस भरा हुआ है, लिक्विड, 3 टाइप के गैस है, A है, B है और C है। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, बताए थे क्या बोले थे, यस, डाल्टन्स लॉ बोलता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि टोटल प्रेशर जो होगा वो प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C के बराबर होगा।
डाल्टन्स लॉ कहता है कि प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी और प्रेशर ऑफ सी के बराबर होगा, यानी पार्शियल प्रेशर है इसका मतलब। टोटल के कंटेनर में कितना प्रेशर होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि सिर्फ ए का कितना प्रेशर है, बी का सिर्फ कितना प्रेशर है, सी का प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब जो है किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो पार्शियल प्रेशर अगर मान लो ए का निकालना है, ध्यान से देखिएगा, ए का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। और अगर बी का प्रेशर निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। और अगर सी का प्रेशर निकालना है तो सी का प्रेशर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। समझ रहे हैं। और अगर मोल, एक कंटेनर में 3 टाइप के गैसेस है, तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना तो क्या बताए थे कि जिसका फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर लिखेंगे, अपॉन में जितना चीज़ है सबका, तो ए बी सी तो क्या लिखेंगे Na प्लस NB प्लस NC। सिमिलरली अगर एक्स बी का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। और अगर सी का प्रेशर निकालना है तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस XA माइनस XB। ठीक है, याद है ना, सबका सम 1 के बराबर होता है। छापे। तो सॉल्युबिलिटी का क्या फॉर्मूला था, अभी पढ़े थे, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, यही पढ़े थे। यहाँ हम ऐसे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, बात सेम है। तो क्या लिखेंगे, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो क्या लिखेंगे KH इंटू, यहाँ से क्या निकलेगा S1 बाई S2 अगर निकालते हैं तो ये P1 बाई P2 के बराबर होगा। जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब इसके सामने 1 के सामने 1, 2 के सामने 2। समझ आया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एक्सपोज टू एयर व्हेन पार्शियल प्रेशर इज 593, यानी P1 का वैल्यू ये था तो सॉल्युबिलिटी ये था। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है जब P2 का वैल्यू ये कर दिया गया है। समझ रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी यानी S2 हमसे फाइंड करने बोल रहा है, नहीं निकाल लेंगे। क्या होगा, S1 वैल्यू के बराबर लिखेंगे 5.3 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू P1 कितना है 593 डिवाइडेड बाई S2। हाँ मतलब यहाँ पर S2, यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 का वैल्यू 760। तो S2 बराबर आ जाएगा, सॉल्व करके कितना आ रहा है, यहाँ पर फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। गिवन लिखो, गिवन लिखो। सवाल में बोल रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 निकालने बोला, मोल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, हाँ तो प्रेशर जो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में वो है प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, है कि नहीं, यही ना है। KH का वैल्यू दिया है, आगे देखिए ना क्या लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर, यानी प्रेशर ऑफ N2 अगर रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ जाएगा। बहुत आसान है। प्रेशर जो दे दिया वो 0.987 दे दिया, तो 0.987 पुट कर देंगे। KH का वैल्यू कितना है 76.48। अब मोल फ्रैक्शन की जगह पर क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ N2 अपॉन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2, यही ना लिखेंगे। आ रहा समझ, क्यों पानी में डिसॉल्व किया ना। अब देखो हमको ये मोल चाहिए, पानी वाला मोल दिया है नहीं, पानी का मोल दिया है क्वेश्चन में, 1 लीटर दिया हुआ है। तो हम कुछ बताए थे पिछले दिन के मोल्स जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। हाँ तुम ठीक है, याद आ जाएगा तुमको, शायद तुम थोड़ा लॉजिक लगा, डेंसिटी करके कुछ बताए थे क्या। हाँ 1 लीटर है, इसका मतलब 1000 ग्राम होगा पानी। तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास 18 होगा। पानी के लिए बताए थे ये जब हम मोलैरिटी पढ़ा रहे थे। तो यहाँ से कितना आ गया 55.5 मान लो ना, 55.5 पुट कर दे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48 इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 अपॉन 55.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स ऑफ N2 निकल जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि मिली मोल्स निकालने बोला, मोल्स नहीं। समझ रहे हैं ना, पहले यहाँ तक निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, 10⁻⁻1 मिली मोल। ठीक है, समझ गए। नीचे से ऊपर जाने को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन,
और ऊपर से नीचे आने को बोलते हैं सब्लिमेशन, सॉरी कंडेंसेशन। ठीक है, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होने को कहलाता है कंडेंसेशन, और कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक रेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन जो बराबर हो जाए किसका, रेट ऑफ कंडेंसेशन का, रेट ऑफ कंडेंसेशन का। तो जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा दीपांशु, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ठीक है, अब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ वेपर यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब हर एक वेपर जो है वो कंटेनर को लात मार रहा है बाहर की तरफ, इधर, जिसके कारण सीटी बजने लगता है कुकर में, ये लिक्विड पे भी प्रेशर लगा रहा है। तो जो प्रेशर दैट इज जनरेटेड एट इक्विलिब्रियम, द प्रेशर दैट इज जनरेटेड बाय गैस एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। और इक्विलिब्रियम कब होता है, जब ना ही और वेपर बन रहा है और ना ही और लिक्विड बन रहा है, यानी जो वेपर बन गया है वो वेपर ही रहेगा और जो लिक्विड बन गया वो लिक्विड ही रहेगा। ना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ना वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जिस स्पीड से वेपर बन रहा है उसी स्पीड से लिक्विड बन रहा है, यानी नो चेंज। जब कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो वेपर होगा, जो लिक्विड पे प्रेशर यानी कंटेनर पे जो प्रेशर लगा रहा होगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। समझ गए, देखिए डेफिनेशन, हर समय वाला प्रेशर जो होगा, तो कल जो स्टूडेंट बोला था वो गलत बोला था, हर वेपर प्रेशर लगाएगा उसको वेपर प्रेशर नहीं बोलते हैं। इक्विलिब्रियम पर वेपर कितना प्रेशर लगा रहा है दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। करेक्शन तो था, समझे, चलिए लिखिए वेपर प्रेशर। द प्रेशर दैट द वेपर exert, the pressure that the vapor exert at equilibrium, the pressure that the vapor exert, that the vapor exert, वो प्रेशर जो कि वेपर एग्जर्ट करता है, एग्जर्ट मतलब लगाना, VAP का मतलब वेपर। ठीक है, ये वाला चीज कंटेनर एट इक्विलिब्रियम क्या लिखे, द प्रेशर दैट अ वेपर एग्जर्ट एट इक्विलिब्रियम ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, या तो कंटेनर के वॉल पर, और ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ द लिक्विड, on the surface of the liquid is called vapor pressure of the liquid at that temperature. देखो ये सारे कंडीशन करने पे टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, ठीक है। कंटेनर, दूसरा लिखेगा अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड, और तीसरा है सरफेस एरिया, वही फर्स्ट वाला ही है। अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना लिया है इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, और दूसरा सरफेस एरिया पर, कंटेनर के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो डिपेंड्स किस पे करेगा लिखिएगा। अब जैसे जैसे डिफेक्ट नहीं करता है ना, अब जिस पे डिफेक्ट करेगा तो वो लिखेंगे और क्लास को आज समाप्त करेंगे, ठीक है। चलेगा अभी 10-15 मिनट और हम टेम्परेचर वाला लॉग कुछ याद आ जाए, K2/K1 इज इक्वल्स टू कुछ डेल्टा H/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। कहीं देखा सा लग रहा है क्या? T2 इज ग्रेटर देन T1। हेलो लिसन, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा H क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और 1/T2 T1 बड़ा है तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा है। फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस ये पूरा वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा।
हम लिख दिए कि T2 इज ग्रेटर देन T1, दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो एंडोथर्मिक है। यहाँ पर 1 बताए थे तो बताए थे कि यहाँ 1 है तो यहाँ 1 होगा, हालांकि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, करके देखिएगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा है ना, अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है कि log K2/K1 जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अरे हाँ या ना, log K2/K1 इज ग्रेटर देन 0, और अगर ये 0 से बड़ा है इसका मतलब log का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब 0 से बड़ा है तो log को जब हम उधर ले जाएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग में 0। बताए थे पिछले दिन कि यहाँ से अगर हम इस log को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा K2/K1 इज ग्रेटर देन, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू, मान सकते हैं क्या हो जाएगा 10⁻0, दैट मीन्स 1, यानी कहीं ना कहीं, हाँ चलो ठीक है, इक्वल टू नहीं ला रहे तो ऐसे लिखो। तो इसका मतलब यह है कि K2/K1 का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से मतलब 1 हो जाएगा। इसका मतलब K2 क्या होगा, बड़ा होगा K1 से। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इस पर बहुत अच्छा सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, हम हमेशा हाई लेवल कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, अभी जो चल रहा है ना उसमें जब बड़ा बड़ा बुक अच्छा बुक करेंगे ना तो बहुत थ्योरी वाला सवाल फंसेगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हम टेम्परेचर को बढ़ाएं। अब यहाँ देखिएगा, whenever we increase the temperature, T2 is greater than T1 था तो K2 is greater than K1 आया, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं चैप्टर 2 से लिंक्ड होगा धीरे धीरे, देखना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट का बढ़ने का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ 2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ 1, और जब ज्यादा वेपर प्रेशर होगा तो यही तो पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सवाल पूछेगा हाउ टेम्परेचर इज रिलेटेड विद वेपर प्रेशर। सो व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, और व्हेनेवर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस दैट मींस वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। समझ गए, आज के क्लास में 2 रिलेशन हो चुका है। चलिए छापिए, तो कैसे बढ़ता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इनिशियली देखिएगा इसका जो ग्राफ होता है वो एक बार पूछा था एग्जाम में, इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। लिसन, साइलेंट रखा करिए यार फोन। देखिए, वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, सही बात है। इनिशियली जो होता है वो टेम्परेचर को हल्का हल्का बढ़ाएंगे तो हल्का हल्का वेपर होता है, लेकिन आज सडनली ऐसा देखने को मिलेगा एक्सपोनेंस पूरा एकदम जरा जबरदस्त तरीके से एक ही टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर जनरेट होने लगेगा, समझे। इनिशियली तो ऐसे ऐसे जाएगा धीरे 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 धीरे, बट एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद इंक्रीज कर जाएगा। ये इसका ग्राफ था, ये बार बार पूछता रहता है, देखते रहिएगा। चलिए छापिए छापिए छापिए, जल्दी छापिए। देखिए, वेपर प्रेशर जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, और सबसे ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगा तब जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे आप लोग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, समझे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल, इसके बारे में जिक्र करेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे। और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल के बाद होता है लंडन फोर्स, जिसको हम लोग डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इससे जो सवाल पूछा जाएगा वो तो केमिकल बॉन्डिंग से आता है कि इन तीनों लिक्विड में से कौन सा लिक्विड जो ज्यादा वेपर बनाएगा। 3 याद रखिएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट और लंडन फोर्स। नेचर की जगह पर तीसरा नंबर लिखेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लिक्विड का अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो फिर वो ज्यादा टेम्परेचर पर वेपर बनाएगा, सही बात है ना। और ज्यादा टेम्परेचर पर वेपर बनाएगा, मान लो 2 लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक और लिक्विड है जिसका टेम्परेचर जो है वो मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसका 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, 90 छोड़ो 50 बना लेते हैं, और हम दोनों को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिट कर रहा है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा
वो ज़्यादा वेपर बनाएगा ना 150 पे। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, या हम लोग वेपर प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। Vp इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तीसरा पॉइंट। चौथा, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखिएगा दीपांशु, समझना, मान लो दीपांशु हमारे पास एक प्योर पानी था, ठीक है, और इसमें लिक्विड भर दी, लिक्विड भर दी, लिक्विड भर दी, लिक्विड भर दी, और इसको गर्म कर रहे, क्या होगा। अब मान लो हम इसमें कचरा भर देते हैं थोड़ा सा, अपर लेयर में इसका कचरा आ गया है, अब इसको गर्म करेंगे तो जिस तरीके से इस केस में क्या हो रहा था कि गैस तुरंत लिक्विड का अपर लेयर तुरंत कन्वर्ट हो जा रहा था गैस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो अपर लेयर होगा वो ऐसा ऐसा कुछ जगह ऑक्यूपाई करके रखा है, तो हर कोई वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नीचे वाला जाना तो चाहता है वेपर में, लेकिन ऊपर वाला लेयर इसको घेर के रखा है। इसी को बोलते हैं, जो लाल लाल दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल सोल्यूट, इसका मतलब वो सोल्यूट जो कि कचड़ा है, जो कि वेपर नहीं बनाता है। यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब जो वेपर फॉर्म नहीं करेगा, समझ गए। जो वेपर फॉर्म नहीं करता वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। और जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड। सोल्यूट is added when non-volatile solute is added, non-volatile solute is added in pure solvent, in pure solvent। जब हम एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, समझे। इसके बाद का टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा केस क्या था, गैस इन लिक्विड। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो लिक्विड ही, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होगा क्योंकि चैप्टर ही लिक्विड वाला है। और उसके बाद आज जो पढ़े वो क्या है, वेपर प्रेशर। कल पढ़ चुके लिक्विड इन लिक्विड के बारे में, उसका केस अभी बताया कहाँ है, अभी तो खाली न्यूमेरिकल्स कराया है ना। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ सॉलिड इन लिक्विड को समझ लेते हैं। सॉलिड को जब लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो क्या होता है, तो सबसे पहले ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। हर कोई 4 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस तरीके से कॉपी पे लिखने का हैबिट डाली तो याद हो जाएगा। क्या क्या है जी, पहला, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अभी तो इधर बाहर है, बोलिए। नहीं पैसा, अरे मतलब कि कल वो एक फॉर्म आया हुआ है ना, उसको भरना है, तो आज ही मतलब कि कल तक अगर जमा कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं चाहिए तो 10 ही चाहिए, वैसे तो 30 जमा है, 20 हो गया है जुगाड़, ठीक है, 10 घट रहा है, 10 घट रहा है। हाँ हाँ हाँ, 15 तारीख तक दे देंगे। हाँ आज भी देंगे तो भी चलेगा, कल भी देंगे तो भी चल जाएगा। नहीं हो गया जैसा ना, हो तो गया है, मतलब अभी सैलरी मिला नहीं है ना, ठीक है, तो 15 तारीख को मिलेगा, 20 हुआ है अभी तक, ठीक 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 है। चलिए देखिए, सॉलिड इन लिक्विड में जब डालेंगे तो सॉलिड इन लिक्विड में 4 बातों पे डिपेंड करता है, किस पे, नेचर पर, और सोल्यूट का नेचर, और नेचर का सॉल्वेंट पर, और टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर पे सॉलिड में कोई चेंज नहीं था, नेचर पे डाइपोल था, क्या था कि पोलर लाइक, डिसोल लाइक, नॉन पोलर पर। टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से डिपेंड कर रहा था, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा, और एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा। एक्सोथर्मिक में बताए थे कि देखो अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, और यही एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पर आते गैस एंड लिक्विड में, जो कि आज हम चर्चा किया, तो नेचर ऑफ सोल्यूट पे देखेंगे, तो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है किसे, कैसे। टेम्परेचर वाला तो पता है कि टेम्परेचर वाले पे देखे थे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक होता है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाता है। लास्ट वाला क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर पे क्या देखे, हेनरीज लॉ देखे कि प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। यहाँ क्या देखे थे, नेचर जल्दी बताइए, नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। जो इजिली लिक्विफाइड होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है,
और जो इसमें आयंस में ब्रेक हो जाता है वो ज़्यादा सोलेबल होता है। आगे बढ़ रहे, वेपर प्रेशर पाइए ना, बोलिए। वेपर प्रेशर पाया जाता है कि लिक्विड में इक्विलिब्रियम पर जो है वो वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ता है। यहाँ पर तुम लोग कोई चीज़ छोड़ दिया क्या? कुछ तो छोड़ा है। इसलिए लिक्विफाइड वाले में क्रिटिकल टेम्परेचर छोड़ दिया है। क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाएगा मतलब ए बढ़ेगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लास्ट यहाँ पे आ जाते वेपर प्रेशर पर। वेपर प्रेशर पे क्या बोले थे? इक्विलिब्रियम पे जितना भी वेपर जो भी जनरेट होगा वो प्रेशर कितना लगाता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आगे नेक्स्ट, और क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर। आगे नेक्स्ट क्या था? नेचर ऑफ लिक्विड पर क्या था? देख के तो हम भी बोल सकते हैं, बिना देखे बोलो। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और एक और क्या था? बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड पे था ना, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो फिर वेपर प्रेशर कम होगा। और एक और क्या बताए थे? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। चलिए, थैंक यू।